हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम पाठ नंबर 8 अर्थशास्त्र का परिचय इस पाठ का अध्ययन हमें करना है। देखिए, जो अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब क्या है और अर्थ शब्द की निर्मित यानी उसका जन्म, उसकी परिभाषा, उसकी व्याप्ति, उसका स्वरूप कैसे निर्माण हुआ, उसी के साथ साथ अर्थशास्त्र जो शब्द है कौन सी भाषा से आया है या कौन से देश से वो आपने उसको सबसे प्रथम उसको यूज किया। उसी के साथ साथ अर्थशास्त्र के जो प्रमुख प्रकार है और अर्थशास्त्र के कार्य, अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषता है, वैश्विक दृष्टि से यानी पूरे विश्व में अर्थशास्त्र का किस तरह से उपयोग करते हैं या उसका नियोजन किया जाता है, ये सारा जो अध्ययन है, अध्ययन अपने को इस पाठ में उसका परिचय, अर्थशास्त्र का जो परिचय है पाठ, इसमें हमें करना है। बच्चों देखिए, पहला जो पेज है इसमें आपको मैं दिखा रहा हूं, ये जो डायग्राम है इसमें अर्थशास्त्र का परिचय में प्रथमता अनुक्रमांक 101 से लेकर 11 दिखा है, विवरण दिखा है। उसके बाद उनका जो खर्चा है ये खर्चा दिखा है। देखिए, इसमें कुल मिलाकर खर्चा जो है 22,550 रुपये, ये जो खर्चा दिखाया है। और वो जो खर्चा है 22,550 रुपये, वो किसके लिए हमने किया है। पहला जो दिया है भोजन के लिए, यानी उसमें खाना नाश्ता आ गया। दूसरा जो कपड़े है, सिर्फ 2 जोड़ी के कपड़े का खरीदने का खर्चा दिया है। तीसरा है जो विद्यालय में या स्कूल में जाने के लिए हमें जो साहित्य, जैसे कि नोटबुक है, पेन है, पेंसिल है, या जो साहित्य लगता है उसका खर्चा दिया है। उसके बाद वैद्य के खर्च, यानी घर में कोई बीमार होता है उसके दवा का खर्चा दिया है। उसके बाद मनोरंजन यानी टीवी देखना, मोबाइल भुगतान, मोबाइल का बिल भरना। उसके बाद फल सब्जियों का खरीदना, उसका खर्चा। और सार्वजनिक यातायात का व्यय ने खर्चा कौन सा है, बस का है, रेल का है, रिक्शा का है, आदि का जो भाड़ा लगता है उसका खर्चा यहाँ दिया है। बिजली का भुगतान, यानी जो हम बिजली यूज करते हैं उसका जो बिल आता है उसका खर्चा दिखाया है। पर्यटन और बैंक का हफ्ता। तो इस तरह से कुल मिलाकर 22,550 रुपये आपको यहाँ दिखा है। लेकिन ये जो खर्चा दिखाया है, ये खर्चा कैसे दिखा है, जो पूरे 1 महीने का खर्चा दिखा है। यानी आपको पता चला कि जो हमें हर महीने में जो हमारा इनकम है, यानी जो तनख्वाह है, जो वेतन मिलता है, उस वेतन को हमें क्या करना है, इस बजट में हमें खर्चा करना है। बराबर है। खर्चा करते समय हमें सबसे पहली जो बात ये ध्यान में रखना है, जो हमारी आवश्यकता, सबसे प्रथम जो आवश्यकता है उसको क्या करना है, प्राथमिकता देना है। बराबर है। यानी इस तरह से अगर हम अपने को जितना पैसा यानी वेतन मिलता है, पगार मिलता है, जो तनख्वाह मिलता है, उस तनख्वाह से हमें क्या करना है, उसको डिवाइडेड करना है। और हम इस प्रकार से डिवाइडेड करेंगे तो अपना जो घर का बजट है, वो घर का बजट क्या हो सकता है, पूरी तरह से ठीक तरह से चलता है। नहीं तो 22,550 रुपये खर्चा है, और वेतन मिलता है आपको इससे कम, तो आपने को क्या करना पड़ता है, दूसरे से, ब्याज से, ऋण से, बैंक से क्या करना पड़ता है, पैसा लेकर अपना घर खर्चा चलाना पड़ता है।
तो ये जो तालिका जो आपको मैंने दिखाया है, हाँ, इस तालिका से हमें जो खर्चे का जो अनुमान है वो किस तरह से लगाना चाहिए। देखिए इसमें उन्होंने दिया है कि अगर 20,000 का मासिक अगर आयु है, आय यानी उनका जो पेमेंट मिलता है, हाँ, याद है कि अगर आपकी मासिक आय 20,000 है तो आपकी आय और होने वाला व्यय इनमें तालमेल स्थापित करने के लिए इस माह में उपयुक्त में से किस घटक को आप प्राथमिकता देंगे वो निश्चित कीजिए। बराबर है। 22,550 रुपये खर्चा मैंने ऊपर तालिका में दिया है, बराबर है। लेकिन आपका कितना है पेमेंट, पेमेंट कितना है, 20,000 है, बराबर है। तो आपको इस 20,000 में से सबसे प्राथमिकता किसको देना है, तो हमें सबसे पहला प्राथमिकता जो आवश्यक चीजें है उसको क्या करना है, देना है। और बाकी की जो चीजें है उसको हम क्या कर सकते हैं, बाद में उसको ले सकते हैं। बराबर है। हर महीने में अपने को क्या करना है, जितना वेतन है, जितना मासिक आय है, उसी के आधार पर अपने को क्या करना पड़ता है, अपना जो खर्चा है वो खर्चा को तालमेल स्थापित करना पड़ता है, उसको तालमेल रखना पड़ता है। देखिए अपनी प्राथमिकता के अनुसार उपयुक्त तालिका को व्यय सहित फिर से देखिए और कक्षा में चर्चा कीजिए। बराबर है। जो अपना कक्ष इसमें जो तालिका दी है उसको क्या करना अपने को, अपने जो छात्र है, अपने जो टीचर है, उस टीचरों के साथ आप चर्चा कर सकते हैं। इतना पैसा है तो इसमें से हम सबसे प्राथमिकता किसको दे सकते हैं, यानी उपयुक्त आकृति के आधार पर चर्चा करने से आपको ये ध्यान में आएगा कि व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक व्यवस्थापन आय व्यय अर्थात आर्थिक घटकों से संबंधित होता है। आय यानी व्यय, आय यानी इनकम, वेतन, व्यय यानी खर्चा, बराबर है। ये दो शब्द है, ऐसे दो शब्दों का अर्थ आपको समझना चाहिए, आय और व्यय। आय का मतलब जो आपको हर महीने में जो पेमेंट मिलता है, पगार मिलता है, तनख्वाह मिलता है, यानी आपका जो इनकम है उसको आय बोलते हैं। वे यानी जो हम खर्चा करते हैं उसको क्या कहते हैं, व्यय। ये दो शब्द का अर्थ आपको पता चला है, बराबर है। तो देखिए व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक व्यवस्थापन आय व्यय अर्थात आर्थिक घटकों से संबंधित होता है। आर्थिक घटक, बराबर है, और उससे ही अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। देखिए इसी से ही अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। देखिए अर्थशास्त्र का जन्म कैसे हुआ, जो पारिवारिक और व्यक्तिगत जो व्यवस्थापन का जो खर्चा है या जो आय और खर्च है, इसी से ही अर्थशास्त्र का जन्म हुआ है, बराबर है। तो देखिए इसमें ये जो अर्थशास्त्र का जन्म होने के बाद अपने को अपने यहाँ विशिष्ट प्रकार के जो भूप्रदेश है, उस भूप्रदेश की जो उत्पादन है उसका वितरण है, उसी प्रकार वस्तु और सेवाओं का उपभोग आदि से संबंधित उपक्रम अर्थात अर्थव्यवस्था कहलाती है। देखिए हर एक प्रदेश का जो प्राकृतिक उत्पादन, प्राकृतिक घटक होते हैं, इस प्राकृतिक घटक से अलग अलग प्रकार के उत्पादन लिया जाता है। सबके लिए एक समान वितरण नहीं होता है, और उस वस्तुओं का या सेवाओं का उपभोग जो करते हैं, उस उपभोग से संबंधित जो उपक्रम है उसे अर्थशास्त्र कहलाते हैं। देखिए विशिष्ट भूप्रदेश का उत्पादन, वितरण, उसी प्रकार वस्तु और सेवाओं का उपभोग आदि से संबंधित उपक्रम अर्थात अर्थव्यवस्था कहला जाती है। यह समझ में आ गया अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। ये एक आपको समझ में आया होगा कि जो व्यक्तिगत और पारिवारिक व्यवस्थापन आय व्यय का आर्थिक घटकों से संबंधित होता है और उसे ही अर्थशास्त्र का जन्म हुआ है। यानी आप इसकी परिभाषा भी कह सकते हैं। देखिए इस परिभाषा से अपने को जो अर्थशास्त्र है, इस अर्थशास्त्र जो शब्द है
वो शब्द कहाँ से आया है? अर्थशास्त्र जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से अर्थशास्त्र जो शब्द है, ये शब्दों को हमने लिया है। देखिए ग्रीक भाषा में अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं? आइकोनोमिया। आइकोनोमिया, आई और कोनिमा, ये दो शब्द है। आई और कोनोमिया, इस दो शब्दों से आइकोनिमा ये शब्द हुआ है, अर्थ और शास्त्र। इसका जो अर्थ है वो है पारिवारिक व्यवस्थापन। समझ में आ गया? अर्थशास्त्र जो संज्ञा है, ये कौन सी? ग्रीक भाषा से, जो ग्रीक भाषा का जो शब्द है आइकोनोमिया, ये जो इस शब्द से बना है और इसका अर्थ है पारिवारिक व्यवस्थापन। पारिवारिक व्यवस्थापन और अर्थशास्त्र, इनमें बहुत सा समानता है। पारिवारिक व्यवस्थापन और अर्थशास्त्र, इनमें बहुत समानता है। तो इसी से ये जो अर्थशास्त्र का जो शब्द है, ये शब्द हुआ है। देखिए समय, पूंजी, श्रम, भूमि और संसाधन का उचित पद्धति से कैसे उपयोग करें। देखिए अपने पास क्या है? समय है, पूंजी है, श्रम करते हम, अपने पास भूमि है, ये सारे जो संसाधन है, इन संसाधनों का उचित पद्धति से क्या करना, आपको उपयोग करें। यह अर्थशास्त्र के कारण समझाता है। क्या समझाता है? अर्थशास्त्र का कारण समझाता है। विविध साधनों का उपयोग कर लोग की असीमित आवश्यकता है किस प्रकार दूर की जाती है, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। देखिए असीमित आवश्यकता है, सीमित और असीमित समानार्थी शब्द के लिए आपको, जैसे कि भाषा में अगर आप पढ़ेंगे तो सीमित और असीमित। सीमित इसका मतलब है कहीं रेखाएं दी जाती, इस रेखा के अंदर अपने को क्या करना पड़ता है? खर्चा करना पड़ता है, उसको सीमित कर जाते हैं। और असीमित यानी जो रेखा से बाहर जाकर हम क्या कर सकते हैं? खर्चा करते हैं। यानी इसका मतलब यह है विविध साधनों का उपयोग कर लोगों की असीमित आवश्यकता किस प्रकार दूर की जाती है, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया गया है। बराबर है? जो चीजें हमें जरूरत है, जितना आपका वेतन मिलता है, उसके अंदर हमें क्या करना है? उसको उस बजट में बिठाना है, उसको सीमित। बराबर है? असीमित यानी जो हमें जरूरत नहीं है, वैसे चीजें अगर हम अपने बजट में लाएंगे तो अपना जो अर्थशास्त्र का जो बजट है, वो बजट क्या होता है? वो बजट अपने को बराबर नहीं बैठता है। यानी अपने को क्या करना पड़ता है? फिर कर्जा लेकर अपने को क्या करना पड़ता है? अपनी जो आवश्यकता है वो करनी पड़ती है। तो इसके लिए ये जो अर्थशास्त्र है, ये अर्थशास्त्र इसलिए दिया है कि जो अपनी सीमित आवश्यकता है, इस सीमित आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस अर्थशास्त्र का अध्ययन हमें किया गया है। लियोनेल रॉबिन्स के मतानुसार, देखिए अर्थशास्त्री है, आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी परिभाषा बताओ, 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है। लियोनेल रॉबिन्स एक अर्थशास्त्री है, इन्होंने इस प्रकार की परिभाषा की है: असीमित आवश्यकता तथा सीमित दुर्लभ और पर्यायी साधनों में से अपनी आवश्यकता के अनुरूप चयन करने का मानवीय प्रयत्नों का अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र। यानी इसका मतलब है जो हमें सीमित रूप से जो साधन अपने के लिए आवश्यकता है, उन्हीं आवश्यकताओं को चयन करना, वो जो मानव के लिए जरूरत है उसे ही अर्थशास्त्र कहा गया है। असीमित आवश्यकता
हमें क्या करना है, उसको दूर रखना है। बराबर है। असीमित आवश्यकताओं को दूर रखते हुए जो सीमित आवश्यकता है, जो जरूरत है मानव के लिए, वो करना ही आवश्यक है। और उसका जो अध्ययन करने वाला जो शास्त्र होता है उसे अर्थशास्त्र कहा गया है। ये परिभाषा आप आपके पास अगर नोटबुक है तो उसको अंडरलाइन करके लीजिए। सीमित आवश्यकता, लोभ तथा असीमित आवश्यकताओं, लोभ तथा सीमित दुर्लभ और पर्यायी साधनों में से अपनी आवश्यकता के अनुरूप चयन करने का मानवीय प्रयत्नों का अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र। देखिए, जो अर्थशास्त्र होता है, ये अर्थशास्त्र अपने परिवार से होता है। हाँ, परिवार के साथ साथ देखिए जिस प्रकार परिवार का अर्थशास्त्र का व्यवस्था होता है, उसी प्रकार हर एक गांव का होता है, नगर का होता है, राज्य का होता है, देश का होता है, विश्व का होता है। ये पूरा जो व्यवस्थापन है, आर्थिक व्यवस्थापन जिस प्रकार परिवार का होता है, उसी प्रकार गांव, शहर, नगर, देश और विश्व का आर्थिक व्यवस्थापन होता है। बराबर है ना। हम अपना घर चलाते हैं तो उसका जो व्यवस्थापन हम कैसे करें, उसी के आधार पर अपने गांव का, शहर का, राज्य का, देश का, विश्व का भी इसी प्रकार क्या होता है, आर्थिक व्यवस्थापन होता है। बराबर है ना। देखिए, भौगोलिक दृष्टि से अगर हम विचार करेंगे तो विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार दिए गए हैं। भौगोलिक दृष्टि से अगर हम विचार करेंगे तो अर्थव्यवस्था में जो अर्थव्यवस्था के वैश्विक स्तर पर, यानी पूर्व वैश्विक यानी विश्व, वैश्विक इस शब्द का अर्थ क्या है, विश्व यानी पूरे देश, यानी विश्व का, पूरे विश्व का जो अर्थव्यवस्था का जो व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को 3 प्रकार में उन्होंने क्या किया है, बांटा गया, उसके 3 प्रकार बनाया गया है। तो बच्चों, आपको ये अभी समझ में आया है कि अर्थव्यवस्था का जो जन्म, अर्थव्यवस्था की परिभाषा, उसके बाद अर्थशास्त्र, ये जो शब्द ग्रीक भाषा से आया है, इसकी जो परिभाषा, ये समझ में आया। अभी हमें अगला जो पॉइंट है वो हमें देखना है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार। बराबर है ना। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार है। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। देखिए, इस प्रकार ये अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार है। क्वेश्चन आ सकता है, ब्रॉड क्वेश्चन आ सकता है, आपको 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार बताकर उसकी विशेषताएं बताए या उसकी परिभाषा। आपको परिभाषा पूछे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी क्या, या समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी क्या, मिश्र अर्थव्यवस्था यानी क्या, इस प्रकार जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको क्या होता है, पूछे जा सकते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार है। बराबर है। उसमें से पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरी जो अर्थव्यवस्था का जो प्रकार है वो मिश्र अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार ये जो 3 अर्थव्यवस्था के प्रकार है, उसमें से सबसे पहला जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किससे है, कैसे है, कौन से देश में इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उपयोग करते हैं, ये हमें देखना है। पहला जो देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों और व्यवस्थापन निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। निजी यानी जो बिगर सरकारी, यानी खाजगी। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों और व्यवस्थापन निजी व्यक्तियों का स्वामित्व रहता है। यानी जैसे कि बड़े बड़े जो कंपनियां होती है, अलग अलग प्रकार की जो व्यवसाय करने वाले जो लोग होते हैं, ऐसे जो लोग हैं वो लोग इस प्रकार की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं, अपना स्वामित्व
न? निजी व्यक्तियों का स्वामित्व उसमें रहता है। यानी इनका मतलब क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अधिक लाभ प्राप्त करना, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य है। समझ में आ गई क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने जो उत्पादन या जो अर्थव्यवस्था में साधनों का व्यवस्थापन पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व, निजी व्यक्ति यानी जो खासगी सरकार की ओर से, उसमें सरकार के किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता है। वो अलग अलग प्रकार की जो कंपनियां होती है, जो उद्योजक होते हैं, वो उद्योजक क्या करते हैं, इस पर अपना क्या करता है, व्यवस्थापन करता है, उसका नियंत्रण रहता है। उनका मेन उद्देश्य ये होता है कि अधिक लाभ प्राप्त करना, यानी ज्यादा नफा, इनका ये प्रमुख उद्देश्य है। जैसे कि जर्मन है, जापान है, अमेरिका है या संयुक्त राज्य आदि देशों में इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था का जो है उन्होंने स्वीकार की गई। समझ में आ गया? यानी अमेरिका, जापान, जर्मन ऐसे जो देश है, इस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और वो लोग अधिक लाभ कमाने के लिए इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उत्पादन करते हैं, यानी उस प्रकार की अर्थव्यवस्था का प्रकार वहां अभी भी है। दूसरा देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था इसका मतलब क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और साधनों का स्वामित्व और प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता है। देखिए, इस पर जो खाजगी कंपनी होती है, जो गैर सरकारी जो व्यक्ति होते हैं, वो गैर सरकारी व्यक्तियों को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है। जो भी है वो सरकार का नियंत्रण रहता है। उनका जो भी उत्पादन करना है, उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ाना है, जो भी साधन होते हैं, उस साधनों पर पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण रहता है। बराबर है? किसी भी प्रकार के जो गैर सरकारी व्यक्ति होते हैं, जो खाजगी व्यक्ति होते हैं, इस खाजगी व्यक्तियों का इसमें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता है, उनको फायदा नहीं होता है, उसको नफा नहीं होता है। बराबर है? मैंने क्या बताया? समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता है। सरकार ही उसका पूरा अर्थव्यवस्था का निर्माण करता है। किसी भी प्रकार के खाजगी व्यक्ति या गैर सरकारी व्यक्ति उसमें शामिल नहीं होती है। समाज कल्याण के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करना। देखिए, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो समाज है, उन देश में जो लोग हैं, उनको अधिक लाभ होना चाहिए, उनका ये प्रमुख उद्देश्य है। तो जैसे कि चीन है, रूस है, आदि जो देश है, इन देशों ने समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या किया है? स्वीकार किया है। बात समझ में आ गई? समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है। बराबर है? तीसरा जो है, देखिए, तीसरी जो अर्थव्यवस्था का जो प्रकार है वो मिश्र अर्थव्यवस्था। पहले में हमने देखा पूंजीवादी में सरकार का नियंत्रण नहीं रहता है। जो उद्योजक होते हैं, गैर सरकारी जो लोग होते हैं, गैर सरकारी नहीं, खाजगी, वो लोग क्या करते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उपयोग करते हैं। वो उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिक लाभ कमाना, ज्यादा पैसे कमाने का मेन उद्देश्य होता है। और उस प्रकार की अर्थव्यवस्था कौन से देश में है? मैंने बताया कि जापान, अमेरिका, संयुक्त राज्य, ऐसे जो देश है वो उन्होंने कौन सी अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उपयोग किया है, या उसका वहां उस अर्थव्यवस्था का प्रकार है। दूसरा मैंने आपको बताया समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है? पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण रहता है। किसी भी प्रकार के गैर सरकारी व्यक्ति उसमें आते नहीं है। जो भी लाभ है या जो भी उद्देश्य है, वो जो सर्वसामान्य जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को सामने रखते हुए उनको, सर्वसामान्य व्यक्तियों को उसका लाभ
होना चाहिए, बराबर है। उसकी समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि रूस और चीन, ये जो देश है, इसमें किसी भी प्रकार के खाजगी व्यक्ति वो क्या नहीं होते हैं, उसमें अपना लाभ कमाने का काम नहीं करते। जो भी होता है, जो अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए सर्व सामान्य व्यक्तियों को उसमें इन्वॉल्व किया गया। समझ में आ गया? तो अभी देखिए तीसरा जो है मिश्र अर्थव्यवस्था। देखिए ये जो अर्थव्यवस्था है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सहअस्तित्व से बनी है। देखिए सार्वजनिक और निजी व्यक्ति यानी सरकार और बाकी के जो उद्योजक, ये दोनों मिलकर इस अर्थव्यवस्था का क्या करते हैं, कल्याण करने का या उसका अर्थव्यवस्था बना गई है। यह अर्थव्यवस्था सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सहअस्तित्व से बनी है और इस अर्थव्यवस्था में लाभ और समाज कल्याण इन दोनों का सहसंबंध रखा जाता है। यानी समाज का भी उसमें लाभ होना चाहिए और उसी के साथ साथ जो गैर सरकारी व्यक्ति होती है यानी जो उद्योजक होता है उनका भी क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। तो दोनों भी क्षेत्रों का यानी सरकार का भी और उद्योजक, उन दोनों को उसे क्या होना चाहिए है, लाभ होना चाहिए। इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है यह कहाँ है, भारत, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम आदि जो देश है, इन देशों ने इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है इस अर्थव्यवस्था को अपनाया है। यानी उस अर्थव्यवस्था का जो प्रकार है, यह प्रकार अपने इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था की जो प्रकार है, ये प्रकार उन्होंने अपने देश में यानी भारत में, स्वीडन में, यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। बच्चों आपको समझ में आया होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्र अर्थव्यवस्था क्या है। हाँ, अगर इस प्रकार की ये जो अर्थव्यवस्था की अगर बातें अगर आपको समझ में आया है तो हम आगे जो है अगला जो पॉइंट है आगे की इधर देखते हैं। देखिए ये जो आपको अर्थव्यवस्था के प्रमुख विशेषता है, बराबर है। जो अर्थव्यवस्था होती है अपने को अगले महीने में शायद फरवरी में अपने देश की जो क्या होता है बजट सरकार की ओर से क्या होता है, डिक्लेयर होता है। हर साल क्या होता है फरवरी या मार्च में क्या होता है, जो सरकार की ओर से अर्थव्यवस्था का बजट निकलता है। लेकिन अर्थव्यवस्था का बजट कैसा होता है, 1 रुपए के ऊपर होता है। 1 रुपए जितना आता है और उसको किस तरह से खर्चा किया जाता है, बराबर है। 1 रुपए इनकम है देश से, तो 1 रुपए का देश के लिए उन्होंने किस तरह से खर्चा किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। जो अपने देश के अपने इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर यानी अर्थ मंत्री, बराबर है। कौन होता है, अर्थ मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर जो अपने देश के होते हैं वो क्या करते हैं, इस प्रकार का जो बजट है वो बजट क्या करते हैं, घोषित करते हैं। आपको अगर ये बजट के बारे में जानकारी चाहिए तो अभी फरवरी का फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में बजट होता है, तो न्यूज में देखिए आप कौन से क्षेत्र में किसको कितना उन्होंने क्या दिया है, बजट दिया है। तो आपको ये सारी बातें आपको क्या होता है ध्यान में आ जाएगी। यानी बजट का मतलब ये है जितना आपको इनकम है उसी प्रकार उनका क्या करना है, खर्चा। 1 रुपए मिलेगा तो 1 रुपए का खर्चा किस तरह से हम खर्चा करेंगे पूरे अगले साल का। बजट यानी क्या होता है, आने वाले जो साल है उस साल में हम अपने को कितना आने वाला है और उसको कौन कौन से क्षेत्र में हम उसको खर्चा करने वाले हैं, ये क्या होता है दर्शाना पड़ता है। देखिए आपको ये चित्र दिखा रहा हूं मैं, अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है, बराबर है। सत्यमेव चैत्य का चित्र है, बराबर है। उसके बाद नीचे जो दिए है व्यवसाय, देखिए अपने देश में व्यवसाय पर क्या है, ज्यादा भार है, बराबर है। उसके बाद जनसंख्या, जनसंख्या के ऊपर भी अर्थव्यवस्था का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। उसके बाद भौगोलिक क्षेत्र एवं प्राकृतिक संसाधन, देखिए अपने देश में जो भौगोलिक क्षेत्र है या प्राकृतिक संसाधन है
उस प्राकृतिक संसाधन से या भौगोलिक क्षेत्र से अपने को जितना सारी चीजें मिलते हैं वो भी अपनी अर्थव्यवस्था में उसका क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। बराबर है। राजकीय सार्वभौमत्व, जो व्यवसाय है, व्यवसाय में देखिए उन्होंने बहुत सारे व्यवसाय दिखा है, कृषि का दिखा है, स्कूल का दिखा है, अलग प्रकार की फैक्ट्री है, किसान है, ये जो व्यवसाय तृतीय व्यवसाय में उसको गिना जाता है। उसके बाद जनसंख्या जैसी बढ़ती है, तो जनसंख्या बढ़ने के बाद क्या हो जाता है अपने को, अपने देश में जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ता है। देखिए ये बातें आपको ध्यान में रखना है। नीचे दिया है अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है। देखिए अर्थशास्त्र क्या है, महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है। देखो बच्चे आज अपने को ये अर्थशास्त्र का मैं बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं पहले पढ़ता था मैं स्कूल में, तभी हमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद फिजिकल, फिजिकल ने फिजिक्स, ऐसे 3 शास्त्र थे। आज वो तीनों शास्त्र क्या क्या इकट्ठा कर कर आपको जो विज्ञान का जो बुक है वो एक बना है। लेकिन जब मैं पढ़ता था तभी क्या है, 3 अलग अलग शास्त्र थे, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र और जीव शास्त्र। बराबर है। रसायन केमिस्ट्री, भौतिक शास्त्र फिजिक्स और बायोलॉजी यानी जीव शास्त्र, ऐसे थे। लेकिन आज आपने को पूरी तरह से क्या किया है, एक ही विज्ञान का बुक बना है। और यह 2 बुक थे, भूगोल का भी, अर्थशास्त्र और भूगोल, और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक हिस्ट्री। लेकिन अभी इन दोनों को अलग अलग नहीं करते हो, उन्होंने एक में क्या किया है, समायोजित किया है। तो देखिए यह अर्थशास्त्र है, एक सामाजिक विज्ञान है। विविध व्यवसाय, वित्तीय आपूर्ति, प्रशासन, कानून, उसी प्रकार अपने दैनिक कार्य क्षेत्र में अर्थशास्त्र की बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। यह भी ध्यान में रखना है। अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है और विविध व्यवसाय, वित्तीय आपूर्ति, प्रशासन, कानून, उसी प्रकार अपने दैनिक कार्य क्षेत्रों में अर्थशास्त्र की बड़ी मात्रा पर हम क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है। मानव के सामाजिक विकास में अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए मानव के सामाजिक विकास में, यानी मानव का अगर विकास होना है तो अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर अपने पास पैसा ही नहीं है तो अपने देश का विकास या समाज का विकास या मानव का विकास नहीं होता है। इसके लिए मानव के विकास के लिए या समाज के विकास के लिए अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसी तरह से ये जो अर्थशास्त्र का, देखिए ये भी आप को जानकारी होनी चाहिए। ये जो चित्र दिया है, ये है अर्थ शास्त्र का जनक कहा गया है। एडम स्मिथ ये अर्थशास्त्र के जनक कहा गए। ये क्वेश्चन आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिए। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा गया है, या डैश को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इसको कहा जाता है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। बराबर है, क्योंकि इन्होंने 1776 में एक ग्रंथ लिखा है, वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी राष्ट्र की संपत्ति। वेल्थ ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र की संपत्ति, इस प्रकार का जो एक ग्रंथ लिखा है, और इस ग्रंथ में ही संपत्ति का शास्त्र है। देखिए अर्थशास्त्र यानी संपत्ति का शास्त्र है, और ये परिभाषा उन्होंने दी गई थी। इसके लिए अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र का जनक इस रूप में एडम स्मिथ को क्या होता है, अर्थशास्त्र का जनक इस रूप से माना गया है। ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपको आता है। एक आता है एडम स्मिथ ने कौन सा ग्रंथ लिखा,
एडम स्मिथ ने 1776 में कौन सा लिखित ग्रंथ लिखा है? तो उसका नाम क्या है? राष्ट्र की संपत्ति। नहीं है तो अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो इस प्रकार ये जो है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हमें अगला जो पॉइंट है, अर्थव्यवस्था की वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण। देखिए हमारे आर्थिक नीतियाँ अर्थव्यवस्था को वैश्विक की ओर ले जा रही है, बराबर है ना। आज हम अपनी जो भारत की अर्थव्यवस्था है, हम क्या करें, हमें पूर्व में एक स्वतंत्र पूर्ण भारत के कारण स्वतंत्र पूर्ण एक पूरे विश्व में अपना जो स्थान है वो स्थान आगे जाने के लिए हमारी जो आर्थिक नीतियाँ है तो आर्थिक नीतियाँ पूरे विश्व की ओर चले जा रहे हैं। वैश्वीकरण अर्थात विश्व अर्थव्यवस्था की निर्मित हो रही है। तो ये भी यहाँ दिया है। इसके बाद देखिए हमारे यहाँ जो वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐसी सीमा रहित अर्थव्यवस्था होती है जिसमें प्राकृतिक साधन संपत्ति, लाभ, सेवाएं, निवेश, श्रम और आधुनिक तकनीकी की धारा स्वतंत्र रूप से देश की सीमाओं से बाहर जा सकते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का जब हम विचार करते हैं तो हमारी जो साधन संपत्ति है, प्राकृतिक साधन संपत्ति है या उनका जो लाभ है, उनकी जो सेवा है, ये पूरी तरह से अपनी जो श्रम या निवेश या आधुनिक तकनीकी है, ये पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से देश की सीमाओं से बाहर जा सकते हैं, यानी पूरे विश्व तक वहाँ जा रहे हैं। इसलिए वैश्वीकरण अर्थात देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एक समान करना, बराबर है। वैश्वीकरण अर्थात देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एक साथ समान करना। इसमें मुक्त व्यापार होता है तथा निवेश से संबंधित सभी बंधन निकल दिए गए हैं। तो इस प्रकार जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है या वैश्विक अर्थव्यवस्था से भी हमारा देश में क्या हो रहा है, हम आगे पहुंच रहे हैं। आगे देखिए अगला जो पॉइंट है, अर्थव्यवस्था के कार्य, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। अर्थव्यवस्था के अलग अलग जो प्रत्येक देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी प्रत्येक अर्थव्यवस्था के प्रमुख कार्य में ये कुछ अर्थव्यवस्था के कुछ कार्य निम्न प्रकार से हमें दिया है। यह निर्णय लेना है कि किसी वस्तु का कितना उत्पादन करना है। देखिए अर्थव्यवस्था का कार्य क्या होता है, कोई भी हम वस्तु निर्माण करते हैं उसका उत्पादन कितना होना चाहिए और उसका उत्पादन कितना करना चाहिए, यह अर्थव्यवस्था का कार्य होता है। उसके बाद उत्पादन लागत में अधिक से अधिक बचत करना। देखिए जो उत्पादन हम कर रहे हैं उसको जो उत्पादन करने के लिए खर्चा आता है वो क्या करना है, अधिक से अधिक बचत करना, नहीं कम खर्चा में ज़्यादा उत्पादन करना। उसके बाद राष्ट्रीय आय का न्याय के अनुसार सामाजिक और आर्थिक वितरण करना। देखिए पूरे देश में राष्ट्रीय जो आय का न्याय उसी के आधार समाज और अर्थव्यवस्था के वितरण करना है। भविष्य में आर्थिक व्यवस्था, देखिए भविष्य में आर्थिक व्यवस्थाओं की पूर्ति करने के लिए उपाय ढूंढकर निकालना। उत्पादन किसके लिए करना है इस संदर्भ में निर्णय लेना है और इस प्रकार असीमित आवश्यकता और सीमित साधनों के बीच तालमेल स्थापित करने का कार्य अर्थव्यवस्था में किया जाता है। देखिए क्या किया जाता है, अर्थव्यवस्था जो असीमित आवश्यकता है उसको सीमित साधनों के बीच में तालमेल स्थापित करने का जो कार्य है उसे अर्थव्यवस्था में किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ आपको देखिए यह भला क्यों होता है। देखिए समझ लीजिए कि कृषि प्रधान देश के वित्त मंत्री है तो देश के सर्वांगीण विकास को प्रधान क्रम देकर कम से कम पंचसूत्रीय रूपरेखा तैयार कीजिए। देखिए जो कृषि व्यवस्थापन करने वाले जो होते हैं तो ये कृषि व्यवस्थापन करने वाले देश में कृषि के लिए पंचरूपी क्या करना है, अपने को
सूची तैयार करनी पड़ती है। तो बच्चे इस प्रकार ये जो अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था का जन्म, अर्थव्यवस्था शब्द का अर्थ या अर्थव्यवस्था जो शब्द है कहाँ से आया, अर्थव्यवस्था का स्वरूप, उसके बाद अर्थव्यवस्था की जो परिभाषा, जैसे कि एडम स्मिथ अर्थशास्त्र को जनक कहा गया है, उन्होंने 1776 में एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम राष्ट्र की संपत्ति। उसके बाद उन्होंने राष्ट्र की संपत्ति यानी अर्थशास्त्र राष्ट्र की संपत्ति, इस प्रकार उन्होंने परिभाषा दी गई है। उसके बाद अर्थशास्त्र की जो प्रमुख प्रकार है, बराबर है, उसका जो अध्ययन हमने किया है, उसी के साथ साथ वैश्वीकरण, वैश्वीकरण के साथ अर्थव्यवस्था के जो कार्य है, उस कार्य को भी हमने अध्ययन किया है। देखो बच्चे, अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप पूछिए। अगर कुछ पूछना है तो आपको डाउट्स है आपके लिए, आपके पास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अर्थशास्त्र की परिभाषा किस ग्रीक शब्द से निर्मित हुई है? अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है, ये पारिवारिक व्यवस्थापन है। इस पारिवारिक व्यवस्थापन से ही अर्थशास्त्र की जो निर्मित हुई है, और उसको ध्यान में रखते हुए आपने देश के जो अर्थशास्त्र के जो जनक है, एडम स्मिथ ने, इन्होंने अर्थशास्त्र को राष्ट्र की संपत्ति, बराबर है, ये कहा है। उसी के साथ साथ जो दूसरे जो वैज्ञानिक है, जो अपने को मैंने आपको बताया कि कौन है दूसरे, रॉबिन्स, लियोएन रॉबिन्स ने क्या कहा है, असीमित आवश्यकता तथा सीमित दुर्लभ और पर्यायी साधनों में से अपनी आवश्यकता के अनुसार मानवीय प्रयत्नों का अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र। यानी पारिवारिक जो व्यवस्थापन है, उस पारिवारिक व्यवस्थापन से ही अर्थशास्त्र का जन्म हुआ है, या अर्थशास्त्र शब्द का निर्माण हुआ है। थैंक यू सर। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? देखिए बच्चों, आपको ये अर्थशास्त्र में ये अभी से ही आपको खर्चा का जो तालमेल कैसे करना है, ये बातें आपको ध्यान में आने के लिए ये जो पाठ है, इस पाठ आपके क्लास आपको रखा है। क्योंकि अभी थोड़े दिन के बाद यानी अगले 6-7 साल में आप बड़े होने के बाद जो आपको मासिक वेतन मिलता है या जो तनख्वाह मिलेगा, उस तनख्वाह का या जो पेमेंट मिलता है, उस पेमेंट को आपको किस तरह से तालमेल रखना है, और अपने को किस तरह से अपने पूरा परिवार का या परिवार का खर्चा करना है, इसको ध्यान में रखने के लिए ये पाठ इस क्लास में आपको रखा है। इनका मेन उद्देश्य है। बात समझ में आ गई क्या? ये पाठ आपको क्यों रखा है? क्योंकि भविष्य में आप जब काम करेंगे, आपको पैसा मिलेगा या आपको जो मासिक वेतन मिलेगा, उस मासिक वेतन से या तनख्वाह से या पेमेंट से अपना पूरा खर्चा, परिवार का खर्चा, पारिवारिक का खर्चा आप कैसे चला सकते हैं, उसको अभी से ही आपको क्या करना है, वो आपको समझ में आनी चाहिए। सर देखो बच्चे, अभी इस पाठ में मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र का जो परिचय है, उसके अर्थ, उसकी परिभाषा, बराबर है, ये सारा जो अर्थव्यवस्था के जो प्रकार है, ये सारा आपको ध्यान में रखना है। इसके जो स्वाध्याय के प्रश्न है, उस स्वाध्याय के प्रश्न को आपको क्या करना है, लिखना है। और उसी के साथ साथ आपको जो वर्कशीट बनाया है, उस वर्कशीट में भी इसके बहुत सारे जो क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन को आपको लिखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड बॉय।